हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आइए सीधे चलते हैं मेहमानों के पास। आज के कुरुक्षेत्र में मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और रागिनी नायक हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से आज मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के इस संकट काल में जहां मदद करने वालों के चेहरे दिखाई दिए, जिन्होंने इंसानियत से आगे बढ़कर, अपने बूते से कहीं आगे बढ़कर लोगों की मदद की, जरूरतमंदों का दुख बांटा, उनको वो चीजें, वो मदद मुहैया कराई जिसके लिए वो थक हार गए थे। लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि इस मौके पर कुछ लोगों का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसके बारे में मानवता तो उसे नहीं कहा जा सकता। कालाबाजारी भी हुई, जमाखोरी भी हुई, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटर्स हों, दवाइयां हों, अलग अलग चीजों के नाम पर लोगों ने पैसे बटोरने की कोशिश की। लेकिन आज सवाल गौरव भाटिया जी ये है कि वो चंद नाम जो उभरे थे और वो अलग अलग पार्टियों के थे, उन्हीं लोगों से पूछताछ हो रही है कि आप लोग मदद कैसे कर रहे थे, आपको दवा कैसे मिल रही थी। आज ये मुद्दा बना जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के ऑफिस पर रेड हुई, उनसे पूछताछ की गई, पुलिस वहां पहुंच गई। तो कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि ये रेड राज, वो भी कोरोना काल में, ये कितना जायज है? सौरभ, मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूं। मुझे गौरव जी, हमें आपकी आवाज नहीं मिल रही है, यहां से मुझे ठीक बताया जा रहा है, एक बार आप भी चेक कर लीजिए, कहीं म्यूट ना हो गया हो, वरना दूसरे ऑडियो कनेक्शन ले लीजिए। जी अभी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, ये गजब की कांग्रेस है। ऐसा लगता है कि भारत के संविधान में इनकी आस्था नहीं है, दिल्ली उच्च न्यायालय में इनकी आस्था नहीं है सौरभ जी। क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं, 4 मई 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया, जो पिटिशनर थे उनकी याचिका पे, कि दिल्ली पुलिस जांच करे विभिन्न राजनेताओं की कि इनके पास दवाई और ऑक्सीजन कहां से आ रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के हरीश खुराना जी हैं, उनसे भी पूछताछ हुई। बताया जा रहा आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं, उनसे भी पूछताछ हुई। और श्रीनिवास जी से भी अगर बातचीत हुई, पूछताछ हुई, तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कानून से ऊपर तो सौरभ जी कोई भी नहीं है। और यह भी सुनिश्चित करा जाना चाहिए कि ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो, केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में प्रदेश की सरकारों को दे रही है सौरभ जी। उसके बाद वो अस्पतालों तक पहुंचे और आम नागरिक जो कि मददगार है, जिसको जरूरत है, उस तक ये पहुंच जाए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी षड्यंत्र कर रही है, जमाखोरी कर रही है, जैसा महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा कि पता चल रहा है अधिकारी खुद होर्डिंग कर रहे हैं, और उसके बाद एक नेक्सस है नेताओं के साथ, और दवा दी जा रही है कि अपनी वाहवाही हो, तो इस पे तो जांच होनी भी चाहिए। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उन हालात में लोगों की मदद की जब सिस्टम फेल था, जब सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, तब ये व्यक्ति सामने आकर लोगों की मदद कर रहे थे, और ये बात आप लोगों को चुभ गई, ये आरोप है। चलो जी, मैं एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देता हूं, और ये मैं न्यायालय की भाषा में दे रहा हूं, जो न्यायालय ने कहा था। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की मांग बढ़ी, पूरे देश में बढ़ी। रेमडेसिविर का उत्पादन 3 से 4 गुना कर दिया गया 1 महीने में, इसलिए कि हर जो व्यक्ति हो जिसको इलाज की आवश्यकता हो, उसको रेमडेसिविर मिल जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई सरकार को, और उसके बाद 21 अप्रैल से लेकर 11 मई तक करीब 9 लाख रेमडेसिविर दवाई दी गई। अगर ये दवाई आम जनता तक ना पहुंचे और ये जमाखोरी होने लगे, और यही हाल दिल्ली में भी कहीं ना कहीं हुआ, तो अगर इस पे जांच के आदेश न्यायालय दे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या राजनीति साधी जा रही है इस बीमारी के समय में, यह भी देखना है। और ऑक्सीजन और दवाई अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है, और यहां पे देखा जा रहा है कांग्रेस की सरकार हो महाराष्ट्र में या विभिन्न प्रदेशों में, या आम आदमी पार्टी हो, वो विफल रही है। और इसीलिए दिल्ली न्यायालय ने ये आदेश दिया है। अगर दिल्ली न्यायालय में आस्था नहीं है तो कोई बात। मैं जवाब लेता हूं रागिनी नायक जी, वो कह रहे हैं कि अदालत के कहने पर हुई कार्रवाई पर क्यों राजनीति करें।
सौरभ जी, जब जब मोदी अमित शाह डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। ये पहला मौका नहीं है, एक लंबा इतिहास है ऐसा प्रतिशोध की राजनीति का। लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा था कि महामारी के प्रकोप में जब ये पूरा देश त्राहिमाम कर रहा हो, तब इस तरह से बदले की आग और प्रतिशोध की ज्वाला मोदी जी के अंदर धधकेगी और वो महामारी में मानव सेवा कर रहे लोगों पर कहीं ना कहीं इस तरीके का आक्रमण करने की सोच रखेंगे। तो मैं ये सबसे पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी ने देश की जनता के प्राण बचाने का राजधर्म निभाया होता तो उन्हें इस रेड धर्म की जरूरत ना पड़ती। गौरव भाटिया जी खुद वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा हवाला दे रहे हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? एक रिट फाइल की गई एक दीपक सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा। उन्होंने पूछा कि देयर आर सर्टेन पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व्ड इन इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड मेडिसिन एंड दिल्ली हाईकोर्ट हैज डायरेक्टेड द पुलिस टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। एक इंक्वायरी दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट के आदेश पर कंडक्ट करे, पर क्या वो इंक्वायरी नॉर्थ कैंपस में विद्यार्थी परिषद के दफ्तर पर की गई? क्या वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या जो ट्विटर पर बहुत उछलते रहते हैं और दावा कर रहे हैं कि बहुत मदद कर रहे हैं, उनके दफ्तर पर की गई? आरएसएस के खोखले दावे भी हैं कि पूरे देश में राष्ट्रव्यापी मदद की जा रही है। क्या नागपुर में मोहन भागवत जी के नाक के नीचे उनके दफ्तर पर कोई छापामारी की गई? केवल उस व्यक्ति को चुनना जो कांग्रेस का सिपाही है, जो राहुल गांधी का सिपाही है, श्रीनिवास जिसकी टीम के लोग न सिर्फ इस देश की जनता की बल्कि आप मानिए हैं प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए मोदी जी ने ये जो काम किया है, ये केवल जिसे आप प्रतिशोध कह रही हैं, अभी इन्होंने दो उदाहरण दिए और वो दो उदाहरण दिए जिसे आपने कहा कि प्रतिशोध है। तो उन्होंने कहा कि हरीश खुराना दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने खुद कहा कि पुलिस मुझसे भी पूछताछ करने आई थी। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है और उसी कड़ी में कांग्रेस के नेता से पूछताछ की। तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें आपको कौन सा भेदभाव, पक्षपात या प्रतिशोध नजर आ रहा है? दो बातें। पहली बात तो ये कि जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो वो अनर्गल दलीलें जरूर देता है। मैंने आपको 5-6 दफ्तर गिनवाए, जैसे युवा कांग्रेस एक इकाई है कांग्रेस पार्टी की, ऐसे बहुत सारी इकाइयों के दफ्तर गिनवाए जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। एक के भी दफ्तर में छापामारी नहीं हुई, पहली बात। अब आप दूसरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। अगर हाईकोर्ट ने एक इंक्वायरी का निर्देश दिया है तो उस एक सीआरपीसी के अंतर्गत एक पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसके चलते आप छापामारी कर सकते हैं। यदि कोर्ट एक नोटिस देता है तो उस कोर्ट के नोटिस का जवाब कोर्ट में दिया जा सकता है, या अगर पुलिस को नोटिस भिजवाती है तो पुलिस थाने में जाकर दिया जा सकता है बिना सूचना, बिना अनुमति के। अगर इंडिया टीवी के दफ्तर में पुलिस घुस जाती है, आपके चेयरमैन के दफ्तर में घुस जाती है और कहती है कि जी हम तो पूछताछ करने आए हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? आप कहेंगे कि ये क्योंकि इंडिया टीवी सवाल पूछ रहा है सरकार की विफलताओं के खिलाफ, इसलिए हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। तो जो लोग मदद करना चाहते हैं, जहां सांस टूट रही है लोगों की, अगर उनके घर ऑक्सीजन सिलेंडर, मैं समझता हूँ। देखिए रागिनी जी आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मैं आपका गुस्सा समझता हूँ कि यूथ अस्पताल के, एक सेकंड, ये गुनाह है? एक सेकंड सुनिए, बात तो सुनिए। मैंने जो बात पूछी थी आपने उसका उत्तर दिया नहीं अभी भी। मैं खुद ये कह रहा हूं कि इन लोगों से पूछताछ हो रही है और यही नाम बढ़ चढ़कर सामने दिखाई दिए थे मदद करने वालों में, तो हैरानी सबको हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीजेपी वाले से भी पूछा, आम आदमी पार्टी के नेता से भी पूछा, उसी कड़ी में कांग्रेस के नेता से पूछ लिया। आपने कहा कि यूथ कांग्रेस के दफ्तर में गए, अगर श्रीनिवास जी से पूछताछ यूथ कांग्रेस के दफ्तर में ना होकर के कहीं और कर ली होती तो क्या ऐतराज नहीं करते? मैंने आपको जवाब दिया और दो उदाहरण देकर जवाब दिया। आप ये क्यों नहीं पूछ रहे गौरव भाटिया जी से कि सबसे पहली कार्रवाई बीजेवाईएम के खिलाफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी चाहेंगे कि बीजेवाईएम के ऊपर छापे पड़े, कि सार्वजनिक रूप से उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश की जाए, या ये मान ले कि बीजेवाईएम तो मदद कर ही नहीं रहा है इसलिए उनके ऊपर छापा। चलिए जवाब, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, आपकी बात का मैं जवाब ले रहा हूँ। मेरी कैसे हो सकता है? एक मिनट, एक तो मामला सिर्फ दिल्ली का था, हम सब ये दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि मामला प्रकरण सारा दिल्ली से शुरू हुआ है, दिल्ली में यही लोग सामने दिखे थे। बोलिए गौरव भाटिया, जवाब दीजिए इनके सवाल का। देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी, अमित शाह जी ना किसी से डरते हैं ना डरेंगे। जो डरते हैं वो कई बार देश छोड़ के चले जाते हैं जब आपदा आती है और फिर वापस आ जाते हैं, और ट्विटर पे वो भी बहुत फुदकते हैं, ये पूरा देश जानता है।
समझ गई होंगी कौन है वो। लेकिन यहाँ पे बात विधिक हो रही है, और विधिक रागिनी जी तो खुद ही एक अधिवक्ता है। मैं 2-3 बातें इनको बता दूं, हो सकता है कि विधिक तौर पे ये मुझसे सहमत हो जाए। सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो केवल दिल्ली के अंदर जो है वो ये आदेश लागू होगा, दिल्ली के बाहर नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कहा है जो अर्जी लगी है उस याचिका में जो जो नाम है उनसे इंक्वायरी करिए, उसके बाहर नहीं अभी बोला है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का फर्क भी मैं बता देता हूं रागिनी जी को, अधिवक्ता है। 2 पेज का ऑर्डर था, लगता है आज या तो मिला नहीं होगा या पढ़ के नहीं आई है। इंक्वायरी जो है एफआईआर से पहले होती है, अभी एफआईआर हुई नहीं है। और जब आप कहती है केवल कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, अब ये बताइए, हरीश खुराना, दिलीप पांडे का मैंने उदाहरण दिया है, उसमें और भी कई नाम है। अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है, अगर जमाखोरी नहीं करी, अगर मन साफ है इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस का, तो जैसे बाकी लोग पूछताछ में जवाब दे रहे वैसे ये भी दे दे। लेकिन सौरभ जी, आप ये बताइए, एक आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री थे, 600 गैस सिलेंडर वहां से पाए गए थे। अगर आप जमाखोरी करें और जो काम प्रदेश की सरकार को करना है कि आम आदमी तक ऑक्सीजन, दवाई सब कुछ पहुंच जाए, आप कहे नहीं मेरे लोग होंगे तो हम देंगे, तो आम जनता क्या आपको माफ करेगी? कानून अगर आप कर रहे हैं उनको तो गौरव भाटिया हाईकोर्ट ने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि हम इनके जवाब से संतुष्ट हैं। मैं उसमें नहीं, ये नहीं हुआ। मैं आपको उसमें भी जानकारी दे दूं, ये बहुत से चैनल्स पे कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा भी। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि जो एमाइकस क्यूरी है उसने सारे दस्तावेज नहीं देखे हैं, और इमरान हुसैन ने कभी वो लिस्ट दिल्ली हाईकोर्ट में नहीं दी थी। लेकिन ये बात सत्य है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को हम बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो उन्होंने कहा कि फरीदाबाद से 10 सिलेंडर ले आए, या जो जमाखोरी फरीदाबाद में कांग्रेस के लीडर है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज, 2 ही लोग हैं, ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहे मुझे। फरीदाबाद में कांग्रेस लीडर अरेस्ट हुए जी, उनके पास 50 ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े गए, विजेंद्र मरी। और इसके अलावा इंदौर में एक और लीडर अरेस्ट हुआ जो ऑक्सीजन फ्लो के जो मीटर्स हैं वो 400 रुपए के होते हैं और वो 7 से 10 हजार में बेच रहा था। तो ऐसे कई उदाहरण है। मैं समझता हूं किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, अगर जांच हो रही है, अगर पार्टी का अपना मत ये है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो बचाया, उसके बचाव में उतरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, चलिए अब जवाब ले लेते हैं। अभी मैं श्रीनिवास जी का बयान सुन रहा था, इंडिया टीवी पर हमने भी चलाया था, आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी चला दूंगा। उन्होंने तो खुद ये कहा कि पुलिस वाले आए थे, आप मुझसे कुछ सवाल पूछे और किसी ने पिटीशन डाली थी इसीलिए वो लोग आए। ये खुद श्रीनिवास जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, वो खुद ये बात कह रहे हैं रागिनी जी। तो इसे कौन नकार रहा है सौरभ जी? और ये जो गौरव भाटिया यहाँ पर अर्थ का अनर्थ करके अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, उनको मैं समझा देना चाहती हूँ, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन याद रखकर आए होंगे। पर एक मूलभूत जो सवाल यहाँ पर है कि सवाल पूछा गया, जवाब दिया गया। क्या श्रीनिवास उपलब्ध नहीं थे जवाब देने के? लेकिन आप ये जो पूरी कहानी गढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी जो उनकी तक पहुंचाने की, जीवन रक्षक दवाइयां पहुंचाने की, बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू मुहैया कराने की, वो आज श्रीनिवास को करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी और उनकी सरकार विफल हुई है। इसीलिए अपनी झेप मिटाएंगे कैसे? ये प्रतिशोध की आग में जलते हुए इस तरीके की कार्रवाई उन्हें करनी पड़ेगी। अब गौरव भाटिया जी जमाखोरी और कालाबाजारी पर पूरा प्रवचन देकर आज आपके चैनल पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की शुरुआत की। महाराष्ट्र से बहुत लगाव है इनका, बार बार खुदक के महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कालाबाजारी के रक्षक बनकर पहुंचे थे, जमाखोरी के रक्षक बनकर। रेमडेसिविर के 4.25 करोड़ के इंजेक्शन पकड़े गए थे मुंबई पुलिस ने, तो क्यों जाकर वहां पर देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए? और अगर कोई प्रतिशोध नहीं है तो आज तक क्या देवेंद्र फडणवीस पर कोई कार्रवाई हुई है? किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन करवाई है इन लोगों ने कि 4.25 करोड़ रुपए के रेमडेसिविर वहां पहुंचे कैसे और वो किसके लिए इन्होंने खरीदे थे? ये इस बात का जवाब आपको नहीं मिलेगा। और ये कह रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन दिल्ली का है, ये तो कोई नौसिखिया भी जान रहा होगा, वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। पर क्या एबीवीपी का दफ्तर नहीं है नॉर्थ कैंपस में दिल्ली में? बताइए। क्या बीजेवाईएम का दिल्ली का जो विंग है उसका दफ्तर नहीं है दिल्ली में? बताइए। कौन से दफ्तरों पर छापामारी पड़ी?
आप कहीं किसी से रिट पिटीशन खुद ही डलवा ले और फिर उसके तहत आप इंक्वायरी जब हो तब आप हमारे ऊपर ही सीधे उंगली उठाएं। क्या ये आपका आरोप है देश की जनता? रागिनी जी, क्या ये आपका आरोप है कि वो पिटीशन भी इन्होंने डलवाई थी? अभी आपने बोला क्या पिटीशन किसने डलवाई, पिटीशन किसने डलवाई नहीं डलवाई सब खुलासा हो जाएगा। आज इंक्वायरी हुई, हमने जवाब दिया, पर इंक्वायरी के पीछे की जो राजनीतिक कहानी है वो भी हम आपके चैनल पर बोलेंगे। और आज जो आपके दर्शक देख रहे हैं ना सौरभ जी, उनमें से 70-80% लोग ऐसे हैं जिनकी युवा कांग्रेस ने घर जाकर मदद की है। वो आज धिक्कार रहे होंगे मोदी जी को और अमित शाह जी को, ये कहकर कि एक आदमी खड़ा है, एक कांग्रेस का सिपाही खड़ा है जो सबकी मदद कर रहा है और उसको आप घेरना चाहते हैं। एक बात मुझे बोल लेनी दीजिए गौरव भाटिया जी से सीधे सीधे, आप सुन लीजिए गौरव जी, हवा को बहुत सरकशी का नशा है, हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये ना भूले दिया भी दिया है। आप अंधकार फैलाते रहिए, कांग्रेस के संघर्ष के साथ ही दिया और चिराग बन के रोशनी फैलाएंगे, मरने नहीं देंगे इस देश के लोग। गौरव भाटिया, इन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम। और फुदकने की क्योंकि बात करी, भाषा की मर्यादा को भूला, तो एक बात जरूर कहूंगा। आपने पहले फुदकने की बात की थी, प्लीज चुप आपने पहले फुदकने की बात की। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए गौरव। मैं कभी शुरुआत नहीं करती, पर अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप जानते हैं आराम से बात कर रहे हैं आप दोनों, अच्छी बात हो रही है, बोलिए गौरव। आप फुदकना आपने कहा इसलिए मैंने एक बार प्रयोग किया, आप ना बोले मैं भी नहीं बोलूं। सौरभ जी, ऐसा याद आता है क्योंकि कांग्रेस में तो गजनी पार्टी है, भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद आता है एक बार दहाड़ दिया था भाजपा के एक प्रवक्ता ने, तो ये फुदक के कोई भाग गया था। वो कौन फुदक के भागा था वो पूरा देश जानता है, इंडिया टीवी के ही शो पे हुआ था, देख लीजिएगा। खैर, अब मैं इनकी बात का उत्तर देता हूं। सबसे पहले इन्होंने टिप्पणी है इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। क्यों आप एक मिनट रागिनी जी, अच्छा एक मिनट थोड़ी सी गौरव जी की आवाज बढ़ाइए, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। अच्छा रागिनी जी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुंडन करवा के आएंगे। अच्छा रागिनी जी, मुंडन का रागिनी जी बोलते हैं वो झूठ है, ऐसी बात। अच्छा हम लोग मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम लोग आज के मुद्दे पर बात करें तो उस पर आते हैं। मैं इनका रेफरेंस समझा नहीं, होंगे ना आप तो डिबेट से किसको भागना पड़ेगा ये याद। एक मिनट पहले मुंडन याद रखिए। एक मिनट गौरव जी और रागिनी जी दोनों प्लीज, आप दोनों मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए प्लीज। रागिनी जी, पहली बात, उन्होंने अगर कोई रिमार्क अभी किया है वो किसके बारे में कह रहे थे, मेरी नॉलेज में नहीं है, इसलिए अगर मुझे पता होता कि वो आपके लिए कह रहे हैं तो मैं उनको रोक टोक देता। मैं उनका रेफरेंस समझा नहीं था। सौरभ जी नहीं समझ में आएगा ना, इन्होंने पहले भी फुदकना शब्द का प्रयोग किया, तब आपको आपत्तिजनक नहीं लगा। अरे रागिनी जी, अगर मैं एक एक शब्द पे टोकने लगूंगा तो मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ तो जो प्रवक्ता आप लोग बातें करते हैं एक दूसरे के लिए, मैं टोकता ही रहूंगा पूरे प्रोग्राम में और आप लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। अब भाषा आप लोग कैसे यूज करते हैं आपको तय करना है ना। टोकना पड़ेगा ना सौरभ जी। नहीं तो आपने टोक दिया, आपने टोका, मैं कैसे बर्दाश्त, आपको आपत्ति हुई, आपने टोक दिया, आपको आपत्ति हुई, आपने टोक दिया, टिप्पणी करने लग गए। हाँ तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि उनका रेफरेंस वो मेरी जानकारी में नहीं था। आपने कहा कि वो आपके लिए कह रहे थे, मैं उनको कहता हूँ गौरव जी प्लीज कोई पर्सनल रिमार्क मत कीजिए, आप बोलिए अपनी बात। सौरभ जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए जिस भाषा का उपयोग करेंगे तो उसी तरह से हम भी उत्तर देंगे और मर्यादा बना के देंगे, लेकिन उत्तर जरूर देंगे, ठीक है, ये आवश्यक है। अब मैं इनके बिंदुवार तरीके से एक बात कहूंगा। पहली बात मैंने क्या कही, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश का पालन कांग्रेस करेगी या नहीं करेगी? दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है, इसमें चर्चा करना चाहती है, या तो कांग्रेस की प्रवक्ता कह दे, जैसे हमेशा कहते हैं कि न्यायालय में हमारी आस्था नहीं है, अब तो फिर ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा केवल कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। मैं पुनः कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता से अगर पूछताछ हो तो क्या आम आदमी पार्टी के किसी विधायक से पूछताछ हो तो ठीक है, अगर कांग्रेस के विधायक से हो या यूथ के किसी लीडर से हो तो वो गलत है। अरे कानून क्या इटली का लगेगा, भारत का ही लगेगा। तीसरी बात, उस ऑर्डर में याचिका का जो एनेक्शन लगा हुआ है, जो नेताओं के नाम है उनसे पूछताछ करनी थी। अब अगर वो आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर का क्या स्कोप है। चौथी बात, इन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस जी के लिए लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। संविधान पढ़े, शेड्यूल 7 पढ़े, देखें अगर किसी ने कुछ गलत किया और मान लीजिए वो भारतीय जनता पार्टी का है या महावसूली अघाड़ी का है, तो कार्रवाई कौन करेगा? वही मुंबई पुलिस ही करेगी ना। क्यों नहीं करा आपने, क्यों नहीं किया? राहुल गांधी कहते तुरंत हो जाती, नहीं किया।
इसका मतलब कुछ गलत नहीं है। यहां दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है तो इनको दिक्कत हो रही है। अब सबसे बड़ी बात आती है, देखिए निकम्मा निठल्लापन क्या होता है मैं आपको बताऊं। महाराष्ट्र में दुर्भाग्यपूर्ण दुखद 882 मौत जो है 24 घंटे में हुई है, देश में सबसे ज्यादा 81,267 मौतें जब से कोविड की शुरुआत हुई है जी, सबसे ज्यादा देश में। लेकिन राहुल गांधी से पूछा गया, उन्होंने कहा मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं। भैया ड्राइविंग सीट पे नहीं होना क्या होता है? दूसरा, सोनिया गांधी ने कहा महावसूली अघाड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। 82,000 मौतें हो जाना अच्छा काम है, ये अच्छा है तो बुरा क्या होता है? और इसीलिए मैं कहूंगा केंद्र की सरकार, मैं रागिनी जी से चुनौती देता हूं, बता दें कि कितने वेंटिलेटर दिए हैं, रेमडेसिविर कितने दिए हैं केंद्र ने महाराष्ट्र को, केवल ये बता दें, बाकी प्रदेशों की तो बात ही नहीं। अच्छा चलिए 1 मिनट, वेंटिलेटर पड़े रह गए, धूल लग रही है, ये लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे राजनीतिक द्वेष की वजह से, और यहां पे बात कर रहा है। गौरव जी इसमें एक बात है, आप अगर महाराष्ट्र का उदाहरण देंगे तो आज पूरे देश में की हालत जो हो रही है दूसरी लहर में, फिर उसके लिए भी किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसका भी आपके पास आऊंगा, आऊंगा इसके लिए आपके पास। रागिनी जी पहले बिल्कुल देखिए, कितने हजार मौतें हुई महाराष्ट्र में, कितनी हजार मौतें हुई देश में, कितनी लाशें बह रही हैं गंगा जमुना में, किस तरह से उत्तर प्रदेश बिहार में लड़ाई हो रही है, किस तरह से देश लाशों का अंबार बनता जा रहा है, चिताओं की आग 24 घंटे जल रही है, बुझ नहीं रही। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, उनके राजनीतिक दल और उनके प्रवक्ताओं के मन में जरा सी भी संवेदना नहीं है। ये आंकड़ों की बात इस तरह से करते हैं जैसे ये जीते जागते लोग नहीं है जो मर रहे हैं, सिर्फ कुछ संख्या है, कुछ नंबर है, इतने हजार यहाँ, इतने हजार वहां। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ कोरोना का, हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है, मैं उससे गुरेज नहीं करती, झूठ नहीं बोलती हूं मैं टेलीविजन पर आकर, लेकिन उसको नियंत्रित इस तरह से किया गया कि मोदी जी ने भी महाराष्ट्र मॉडल की बात की है। सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर, सबसे ज्यादा हेल्थ वर्कर, और आज सबसे ज्यादा देश में एक प्रदेश में वैक्सीनेटेड लोग अगर कहीं पर है तो महाराष्ट्र में है। लेकिन अगर आपको सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्य में लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बहुत दुखद है, क्योंकि इस देश की सारी जनता ने चुनकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। जिस महाराष्ट्र में आज सरकार आपके विपक्षी दलों की है, वहां पर सांसद आपके ही हैं, मत भूलिए इस बात को, लेकिन आपके मन में संवेदना उसको लेकर नहीं आई। आप कुछ संख्या गिना रहे हैं, मैं भी आपको गिनवाना चाहती हूँ। इस देश में आप जानते हैं पिछले 15 दिनों में जहां पूरी दुनिया में 4% मृत्यु दर की कमी आई है, हमारे देश में 14% बढ़ गई है। आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन जो 12 अप्रैल को 40 लाख लोग रोज वैक्सीनेट हो रहे थे, आज 5 लाख पर आ गए हैं। 85-87% वैक्सीनेशन की दर गिर गई है हमारे देश में। लगातार जो आपने 35,000 करोड़ रुपए का बजट में फंड आवंटित किया था हेल्थ इमरजेंसी के लिए, जिसमें से आप करीब 21,000 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं पाए, उससे आप टीके क्यों नहीं खरीद के 200 करोड़ टीके खरीद के लोगों का टीकाकरण कराते हैं? क्योंकि आपको लोगों की जान की चिंता नहीं है, आपको चिंता यह है कि आज आप एक राजनीतिक डिबेट में कुछ पॉइंट स्कोर कर ले। मैं आपसे पूछती हूँ सौरभ, अगर इस तरीके से छापामारी लगातार होती रहेगी उन लोगों के ऊपर जो मदद कर रहे हैं, पत्रकार उन्हें टैग करते हैं, पत्रकार उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वो बहुत भला काम कर रहे हैं लोगों की जान बचा के, क्या ऐसे में उन लोगों का हौसला बढ़ेगा या लोग कतराएंगे मदद करने से, लोग पीछे हटेंगे? ये सरकार जो खुद निकम्मी हो गई है, ये सरकार जो मोदी जी को इस बात की ज्यादा खुशी थी कि बंगाल में उनकी रैली में भीड़ आ गई, इस बात की चिंता नहीं थी कि उस भीड़ में संक्रमण इतना होगा कि बंगाल में हर दूसरा व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, ये चिंता मोदी जी को नहीं थी। और मैं जानना चाहती हूँ कि 6.5 करोड़ वैक्सीन जो उन्होंने भेज दी, क्या आज हमारे लोगों की मदद के काम नहीं आ सकते? बहुत सारे विषय हो गए रागिनी जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट कर दिए गए, वो हमारे देश के लोगों के काम रागिनी जी बहुत सारे विषय हो जाएंगे, सबका जवाब भी लेना होगा। ऑर्डर दिखा रहे हैं कि हम दिलीप पांडे के पास, आपने अभी जो बातें बताई वैक्सीनेशन को लेकर के या देश में कोरोना के हालात को लेकर के, तो ये तो फैक्ट्स हैं, हकीकत है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। इसके पीछे की कोई वजह जरूर कोई बता सकता है, कोई रैशनल दे सकता है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं कि देश में आज ये हालात बने हुए। गौरव भाटिया जी, प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि युद्ध स्तर पर देश लगा हुआ है और चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे और संसाधनों की कमी हो, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। आरोप इस वक्त मैं कम से कम आप पे ये नहीं लगाऊंगा कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आरोप आप पर यह जरूर है कि आप जो कुछ कर रहे हैं देर से क्यों कर रहे हैं? सौरभ जी गजब की बहस करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आके। हमने आंकड़े बता के आईना दिखा दिया कि सुधार कर ली है वसूली सरकार, निकम्मी निठल्ली भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र की सरकार, तो हम गुनहगार हैं। अरे महाराष्ट्र पूरा देश है क्या गौरव भाटिया जी?
आप केवल उस प्रदेश के बारे में बोलेंगे जहां आपकी सरकार नहीं है। आ जाए तो बता पूरे देश में आपकी सरकार है, उसके नियंत्रण आ जाए तो मुझे यकीन है कि अब ये इन्होंने शुरुआत जरूर महाराष्ट्र से की थी, आगे आपके और मेरे सवाल का भी जवाब देंगे। बोलिए दीजिए, बोलिए। महाराष्ट्र पे सुई अटक रही है, महाराष्ट्र में बहुत प्यार है इनका। बोलने दीजिए। राजनीति की कांग्रेस की प्रवक्ता क्या बोल रही है नहीं तय करते, तो मैं भी अपने तरीके से ही जवाब दूंगा। अब देखिए, हमने क्यों आईना दिखाया, क्यों आंकड़े दिखाए? क्योंकि देखिए, केंद्र की सरकार का क्या रोल रहा है ये मैं आपको बता दूं। बीएमसी के कमिश्नर मिस्टर चाहल ने कहा ऑक्सीजन मुंबई में खत्म होने जा रहा था। हमने एक सौरभ जी, ये बहस क्या आपने महाराष्ट्र में मुंबई के ऊपर रखी है? रागिनी जी, ऐसे तो नहीं हो सकता। आप भी 4 मिनट में बोलिए, तो आपने भी 6 विषय छुए हैं। इनको बोलने तो दीजिए, आगे आएंगे उस मुद्दे पर भी। मैं ये कैसे तय कर दूं कि आप ये भाजपा के प्रवक्ता केवल क्या उसी प्रदेश के बारे में बोलेंगे जहां की सरकार नहीं है? रागिनी जी, क्या मैं आप जब बोलती हैं, 1 मिनट, ये हो या आप हो, ये मैं कैसे तय कर सकता हूं कि आप अगले 20 सेकंड में क्या बोलने वाले हैं? आप ये तो तय कर सकते हैं ना, ये कैसे तय कर सकते हैं? तो अभी ये बोलना शुरू में आपने इनको 2 बार टोक दिया। अरे महाराष्ट्र की बात करें तो आप भी तो देश की बात कर रही है ना। आप केंद्र सरकार के बारे में बोल रही हैं, तो ये भी एक राज्य सरकार के बारे में बोल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं कम से कम अपने प्रदेश की सरकार के बारे में जवाब तो दे रही हूँ। अरे क्या अभी इनका उत्तर खत्म हो गया रागिनी जी? अच्छा बोले, हाँ मैं सुन रही हूँ। उत्तर तो खत्म नहीं हुआ ना अभी, बोलिए। हाँ सुनाइए, सुन रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं आंकड़े देता हूं, केंद्र का भेदभावपूर्ण रवैया किसी प्रदेश के तरफ नहीं है, ये दिखाने का प्रयास था मेरा। और मैंने इसीलिए बताया किस तरह से हर प्रदेश में ऑक्सीजन देना हो, रेमडेसिविर की दवाइयां, मैं आंकड़े दे दूंगा, दी जा रही है। लेकिन जब बीएमसी के कमिश्नर ये कहते हैं कि मुंबई में ऑक्सीजन की कमी होने जा रही थी, 1 मिनट के अंदर केंद्र के कैबिनेट सेक्रेटरी हमें कॉल करके आश्वस्त करते और ऑक्सीजन भेजते और जाने बच जाती है, क्या ये नहीं दिखाता कि केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है कि हर भारतीय नागरिक की जान बचे? और वैक्सीन की बात कर रहे हैं, क्या आज तक सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने अपील करी है कि वैक्सीन हर कोई लगाए? सौरभ जी, क्या ये उम्मीद करना बहुत ज्यादा है? मेरे हाथ में देखिए, छत्तीसगढ़ कहता है सरकार हमें कोवैक्सीन नहीं चाहिए। अब क्यों चाहिए? पंजाब ने भी इसी तरह से कहा था। राहुल गांधी देखिए झूठ बोलते हैं, ये उन्हीं का ट्वीट है। उन्होंने कहा मार्च और अप्रैल के महीने में कोई ऑर्डर केंद्र की सरकार ने वैक्सीन का नहीं दिया। वो ये नहीं बताते 28 अप्रैल को 11 करोड़ कोविशील्ड और 5 करोड़ कोवैक्सीन दिए गए। और ये कितना खतरनाक है, शशि थरूर कह देते हैं कि कोवैक्सीन जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है उसमें कहते हैं खतरनाक है, किसी नागरिक को ना दिया जाए। और अब ये तो सारे उदाहरण चलिए पास्ट के हो गए ये, लेकिन आज तो सारे राज्य वैक्सीन मांग रहे हैं। आज वैक्सीन लगने की क्या दर है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सारी जानकारी रहती है। आज कल ये बताया गया कि हमारे पास अगस्त से लेकर दिसंबर तक 200 करोड़ वैक्सीन हो जाएंगी। अगस्त तक क्या होगा हमारा? इल्जाम तो यह भी लग रहा है कि दवा की पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतराल जो बढ़ाया गया है वो इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि डोज देने के लिए है नहीं। गलत कह रहे हैं, मैं आपको इससे भी उत्तर दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि रिसर्च होती है, हमें वैज्ञानिकों पे विश्वास करना होगा, ऐसे मूर्खों पे विश्वास नहीं करना जो बताते हैं कि वैक्सीन कब लगेगा या वो खतरनाक है। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया है और ये रिसर्च वर्ल्ड में, विश्व में हर जगह चल रही है कि इसकी जो समय सीमा है वो बढ़ा दे तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, पहले इन 2 की बात कर ले। इनको पूरी आर्थिक मदद 3000 करोड़ को कोविशील्ड को, 1567 करोड़ कोवैक्सीन को दी गई कि उत्पादन क्षमता बढ़ाएं, और 6 से 7 करोड़ से अब कोविशील्ड 10 से 11 करोड़ क्षमता कर लेगा। कोवैक्सीन जो 60 लाख बनाता था वो 1.5 से 2 करोड़ कर लेगा। इसका लाभ किसे मिलेगा? नागरिकों को। और दूसरी बात, आप ये बताइए 50% वैक्सीन जो कि केंद्र सरकार लेगा, सौरभ जी, ये प्रदेशों के माध्यम से नागरिकों की जान ही तो बचाएंगे। ये लोग कह रहे केंद्र सरकार जो है वो वैक्सीन सबके लिए क्यों नहीं ले सकती? जब हम ले रहे थे, आप राहुल गांधी की चिट्ठी देखिए, अप्रैल 12 को या 8 को लिखी है। उन्होंने क्या कहा कि प्रदेश की सरकारों को यह हक दिया जाए कि वो वैक्सीन खुद ले। अब जब कर दिया तो यूटर्न मार ले। हम राहुल गांधी की सुने कि राहुल गांधी की सुने? वो कहते हैं लॉकडाउन में ओके इस पर लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको जवाब आपके राजनीतिक काउंटर पार्ट से ही मिले। रागिनी जी बोलिए। हाँ जरूर।
देखिए, अब 2-3 बात, ये ना गौरव भाटिया जी की बड़ी समस्या है, बड़ी विरोधाभासी बातें। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि किसी तरीके का भ्रम फैलाया गया कि वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए या एक खास वैक्सीन को लेकर। कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ था, इसको लेकर कुछ लोगों के मन में कुछ अंदेशा था, उसको लेकर अपनी राय प्रकट की गई, वो भ्रम फैलाना नहीं। और मान लीजिए इनकी सुविधा के लिए कहते हैं भ्रम फैला देश में, तो क्या भ्रम फैलने से वैक्सीन के डोजेस की संख्या कम हो गई? यानी कि भ्रम फैलने से पहले 100 करोड़ डोज थी भारत के पास, लेकिन भ्रम फैला तो डोज गायब हो गई। ये इस तरीके का तर्क देंगे टेलीविजन पर बैठकर, तो लोग इनका उपहास उड़ाएंगे, मजाक करेंगे। अब दूसरी बात, आप देखिए, मैं भी आपको बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। हमारे आप ये मानिए कि दुनिया के सारे बड़े देश पिछले साल मई, जून, जुलाई, अगस्त तक अपने इस वैक्सीन डोजेस के ऑर्डर दे चुके थे, और वो सारे ऑर्डर, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़, आप चाहें तो मैं पूरी लिस्ट भी आपको गिना सकती। भारत ने अपना पहला ऑर्डर दिया जनवरी के अंत में 1 करोड़ 10 लाख डोजेस का, और आप जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, कि हम नहीं चाहते हैं यहां पर आए। WTO में जाकर हमारे देश की सरकार कहती है कि पेटेंट हटा लेना चाहिए ताकि जो अंतरराष्ट्रीय जो दवाइयां हैं वो हमारे देश में आ सकें, लेकिन अपने ही देश में कंपलसरी लाइसेंसिंग का विरोध करती है। अब टीके की, अगर टीकाकरण कम होता जा रहा है तो इसीलिए तो हो रहा है ना कि दवाइयां कम है, और अगर दवाइयां कम है तो आप दूसरी कंपनियों को दवाइयां बनाने का अधिकार क्यों नहीं देना चाहते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न उठा है। आप केवल 2 ही कंपनी पर क्यों भरोसा किए हैं? अरे इसका जवाब, राहुल गांधी कह रहे थे कि राज्य, एक मिनट, अगर फैक्चुअल बात करें, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, मैं फैक्चुअल बात खरीदना चाहिए, पर राहुल गांधी, एक मिनट, पर राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि आप केंद्र सरकार के लिए कुछ अलग दाम रखिए दवाई का, राज्य सरकार के लिए अलग रखिए, और आप प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अलग रखिए दवाई का। वो आपका निर्णय था। नहीं राजेश जी, मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूं, मुझे यकीन है अब कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो जानकारियां दी हैं, टीकाकरण क्यों नहीं करती? आज ये सवाल आपसे पूछना चाहिए। कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारियां दी हैं, आप उसमें आपके कई सारे सवालों का जवाब था। मैं जानना चाहता हूं उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? जैसे भारत बायोटेक का लाइसेंस, कई और वो कोवैक्सीन का लाइसेंस कई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को और एक प्राइवेट कंपनी को देने की बात, ये बात कल बताई गई है। फॉरेन कंपनियां कब से भारत में बना सकती हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी कल भारत सरकार ने बताया है कि विदेश की 3 वैक्सीन से हमारी बात लगातार चल रही है। मैं जानना चाहता हूं क्या ये कदम सही दिशा में है? क्या इससे आपकी पार्टी संतुष्ट है? रागिनी जी, माफ कीजिए, आप मुझसे पूछ रहे थे? जी हाँ, मैं आपसे ही कह रहा था कि जो आपने विषय बताया उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल बहुत सारी जानकारियां दी थी कि कोवैक्सीन बनाने के लिए और कंपनियों को लगा लिया गया है, वो प्रोडक्शन शुरू कर देंगी, और ये कल एक पहली बार जो है फेज मैनर में बताया गया कि कैसे हम लोग 200 करोड़ डोजेस तक पहुंचेंगे। तो सरकार के इस रोड मैप से आप लोग सहमत हैं या नहीं? मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, लैंसेट करके एक मैगजीन है जो दुनिया का सबसे पुराना, सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है, उसने ये अंदेशा लगाया है कि हमारे देश में अगस्त तक 10 लाख लोग मर जाएंगे। ये होगा भविष्य काल में 551 ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरीज में हम सुधार कर देंगे, रेमडेसिविर की दवाइयां मुहैया हो जाएंगी, दवाइयां आ जाएंगी। जब तक नहीं आएंगी तब तक जो लोग मर जाएंगे उनका क्या होगा? चलिए बस समय का मैं जवाब लेता हूं। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल में आ गई थी हमारे देश में, अभी तक लगना क्यों नहीं शुरू हुई? सब कुछ हो जाएगा। इनका सवाल है कब होगा, और जब होगा तब तक देश के क्या हालात होंगे? मुझे बताइए। रागिनी जी, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, समय कम है मेरे पास, थोड़ा सा। टीकाकरण में क्यों नहीं लगाना चाहते? जवाब बोलिए। आज की डिबेट का फाइनल कॉमेंट गौरव भाटिया। जो आगे होगा वो तो करेंगे ही, हम लोग प्रतिबद्ध हैं हर नागरिक की जान बचानी। जो अभी तक हुआ है वो बता दो, 18 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीन 1 या 2 डोज लग चुकी है। ये सबसे तेजी से विश्व में लगी है। लोगों को 2 डोज लगी है, 3 करोड़ 85 लाख लोगों को। अच्छा, झूठ मत बोलिए। अच्छा, 2% जनता है। 18 करोड़ टोटल डोज लगी है, पहली और दूसरी मिलाकर। रागिनी जी ये फैक्ट सब जानते हैं। मूर्ख बोलिए। रागिनी जी, ये फैक्ट सब जानते हैं। रागिनी जी प्लीज, रागिनी जी प्लीज बोलिए। गौरव आप जवाब दीजिए, उन मुद्दों पर जवाब दीजिए, बोलिए। बिल्कुल। दूसरा, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा वैक्सीन मिली है जबकि भाजपा शासित नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जरूरत है। अगर ये बात करती है कि हमारी जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है, उन कंपनीज का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया गया है, स्पुतनिक की जो है लगना चालू हो चुकी है।
भारत बायोटेक पेनेशिया कंपनी है जिसके साथ करार करके प्रोडक्शन बढ़ाएगी भी और वो सब लाइसेंस भी मिल रहा है। और अंत में अगर लैंसेट की बात कर रहे हैं तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तारीफ करता है, जब ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल जर्नल से तारीफ करते हैं, उसका कोई संज्ञान नहीं लेगा। लैंसेट ने क्या कहा है ये बताना जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोदी जी के प्रबंधन की कितनी बार तारीफ बीच में बोली। मोदी जी समय बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे लगा था इनका उत्तर हम शांति से सुन लेंगे। परेशान रहती है। गौरव, आपके पास 10 सेकंड है अपनी बात कंप्लीट करने के लिए, प्लीज, मेरी मजबूरी है। धन्यवाद। मैं केवल ये कहूंगा भारत विजयी होगा, कोविड परास्त होगा। अगर कांग्रेस को अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी है तो ठीक है, नहीं निभानी ये तो विपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, संपत्ति मान ले। कई सारे विषयों पर बात हुई आपसे। गौरव भाटिया, रागिनी नायक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। और अब वक्त हो गया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।